हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले दिन हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, मानव जनन जिसको कहते हैं। उस पर कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि मानव क्या है, मानव जनन प्रजनन का क्या अर्थ होते हैं। उसके बाद मानव में होने वाली प्रजनन की जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को समझे। कौन कौन सी घटनाएं थी? तो 6 घटना देखने को मिली। क्या थे? पहली घटना थी युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा थे इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन, जिसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र में स्पर्म का हस्तांतरण। तीसरा थे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या थे? नर तथा मादा युग्मक का संलयन। चौथा थे इम्प्लांटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरोपण। मतलब जो भ्रूण का निर्माण होते हैं वह भ्रूण मादा के गर्भाशय से जुड़ते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरोपण। इसके बाद क्या बात है? गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भा अवधि। ये अवधि 6 महीना के बाद से लेकर 6 महीना से लेकर 7, 8, 9, 10 से 11 तक मैक्सिमम देखा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भा अवधि। इसके बाद लास्ट पर आते हैं प्रसव, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। इनका मतलब होते हैं डिलीवरी, जिसको कहते हैं शिशु का जन्म। ये सभी 6 घटनाएं हम लोग कल देखे थे। उसके बाद देखे थे ये 6 घटनाएं कब प्रारंभ होते हैं मनुष्य में। तो ये प्यूबर्टी मीन्स यौवन के पश्चात प्रारंभ होते हैं। तो यौवन के बारे में समझे कि यौवन क्या है। तो यौवन क्या है? यौवन लैंगिक परिपक्वता को की अवधि है। उसमें सारे लैंगिक अंग जो है कार्य करने लगते हैं, प्रजनन के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद समझे कि नर में जो है यौवन कब प्रारंभ होते हैं और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इसके बारे में कल समझे थे। आज मादा के बारे में समझे कि मादा में यौवन कब आते हैं और इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में। तो सबसे पहले है कि यौवना आरंभ का मतलब यौवन का प्रारंभ हो रहा है महिला में 10 से 13 वर्ष। महिला में 10 से 13 वर्ष तक ये जो अवस्था आ जाते हैं यौवन, जिससे अंडाणु का निर्माण हो जाते हैं और वो प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। मादा में यौवन का शुरुआत एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा होता है। जैसे मेल में क्या पढ़े थे, नर में, कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेवार होते हैं किसके लिए? तो प्यूबर्टी के लिए। तो फीमेल में प्यूबर्टी के लिए कौन जिम्मेवार है? वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। 10 वर्ष के पहले, मतलब जब तक प्यूबर्टी किसी फीमेल में महिला में नहीं आ जाते हैं तब तक इस हार्मोन का स्राव नहीं होंगे। जब इस हार्मोन का स्राव होने लगे तो समझ जाएं कि उसमें प्यूबर्टी आ चुके हैं, वो प्रजनन के लिए सक्षम हो चुके हैं। यौवनावस्था में मादा अंडाणु का निर्माण प्रारंभ कर देता है। ये 10 की एस्ट्रोजन हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तो आ जाते हैं प्यूबर्टी में सबसे पहला इवेंट क्या होंगे? सबसे पहला उसमें अंडाणु का निर्माण होंगे मादा में, और नर में क्या होते थे? शुक्राणु का निर्माण होते हैं। महिला में यौवन में अंडोत्सर्ग, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तथा मासिक चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, की शुरुआत हो जाता है। इससे पहले महिलाओं में या फीमेल में क्या होते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। ये कब स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं, और इनका एक समय होता है कि ये कब तक चलेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या अवधि है ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली घटना नहीं है। ये 50 से 55 वर्ष तक जो है ओव्यूलेशन मतलब होते हैं अंडाणु का निर्माण। ओव्यूलेशन हम लोग किसको बोलते हैं? अंडाणु का निर्माण की क्रिया को बोलते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन जो है ये जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं, ये 50 से 55 वर्ष तक जाकर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वो उसको बोलते हैं, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज के आगे हम लोग बात करेंगे। जब ओवम का निर्माण रुक जाते हैं फीमेल में, उस वो अवस्था का कितना से कितना है? 50 से 55 के बीच में। किसी में 60 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 से 55 एक औसत देखा गया है। किसी का 50 से ही हो सकता है, किसी का 45 से भी हो सकते हैं, किसी का 55, किसी का 60। तो ये एक औसत एवरेज ईयर लिखा जाता है। इस उम्र में समाप्त होने लगता है क्या? कौन कौन सी क्रिया है? ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब युग्मक का ही निर्माण नहीं होंगे तो वो निषेचन नहीं कर पाएंगे, प्रजनन के लिए वो अक्रिय हो जाएंगे। इस अवस्था में हड्डी तथा शरीर की लंबाई बढ़ना रुक जाता है। जस्ट इनका ऑपोजिट होते हैं मेल में, कि इसी अवस्था में उनके हड्डी की लंबाई और शरीर की लंबाई बढ़ते हैं, और महिलाएं में क्या होता है? इस अवस्था में उनकी शरीर की लंबाई जो है वो रुक जाते हैं और हड्डी की भी लंबाई रुक जाते हैं। आप देखते होंगे कि 12 से 13 वर्ष में, अचानक 8 वर्ष की महिला में, लड़की में वो 12-13 वर्ष तक के एज में काफ़ी लंबी हो जाती है, और लड़का में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लड़का 13-14 वर्ष के बाद उनकी लंबाई बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो एक एवरेज 8 ईयर्स तक सबका एक औसत हाइट के लगभग होते हैं। थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखा गया वो 8 से लेकर 10-12 वर्ष तक के एज में देखा गया। महिलाओं में यह अधिक लंबाई तेजी से बढ़ते हैं और नर में
बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनमें 13 के बाद लंबाई काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। इस अवस्था में हड्डी तथा शरीर की लंबाई बढ़ना रुक जाते हैं और मेल में जैसे इसका उल्टा होता है वो स्टार्ट करते हैं इसी अवस्था में। इस अवस्था में महिला की छाती बड़ा होने लगते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं महिलाओं में। इस अवस्था में क्या होता है वो काफ़ी ग्रोथ करने लगते हैं ताकि वो प्रजनन में अपना रोल को निभा सके। तो समझ पाए ये सारी बातें। मादा में यौवन के जब आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारे परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था के पहले जो है मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। इस अवस्था के आने के बाद दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। दो हार्मोन की ये परिवर्तन किसकी वजह से आते हैं, दो हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं ये काफ़ी शिथिल माइंड वाले हार्मोन होते हैं। मतलब ये ज़्यादा गुस्सा, इस हार्मोन के जब स्राव होने लगते हैं तो महिला ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, उनके बॉडी काफ़ी कोमल हो जाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होते हैं मेल में, उसमें टेस्टोस्टेरोन का जब स्राव होते हैं तो उनके क्या होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगते हैं और उनका बॉडी काफ़ी हार्ड होने लगते हैं, उनका जो स्किन होते हैं वो भी हार्ड होने लगते हैं। तो ये दोनों का रेसिप्रोकल है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या डिफरेंस है, एस्ट्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन की जस्ट उल्टा है। टेस्टोस्टेरोन इसलिए कि आप देखते होंगे कि 15-16 वर्ष के लड़का में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन, बहुत ज़्यादा गुस्सापन आते हैं, उनका बॉडी का जो स्किन होते हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं। और महिलाओं में एस्ट्रोजन होते हैं जिस वजह से उनका काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उनको बहुत कम गुस्सा आते हैं। तो समझ पाए, इनको नोट कीजिए। और भी महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, 2-4 लाइन और हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो और 2-4 बात बता रहे थे कि मादा में यौवन में क्या क्या उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में। इस अवस्था में महिला की श्रोणी की चौड़ाई बढ़ने लगती है जिस कारण कमर का क्षेत्र फैल जाते हैं। आप देखते होंगे मेल और फीमेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है फिजिकली, कि मेल का जो कमर वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी पतला होते हैं और फीमेल का थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होते हैं। इसका कारण ये है कि इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का जब स्राव उत्पन्न हो जाते हैं तो उनकी श्रोणी मतलब पेल्विक रीजन, जिसको पेल्विक गडल होते हैं, स्केलेटल सिस्टम में पेल्विक गडल का जिक्र होंगे, तो पेल्विक गडल जो है वहाँ पर फैलने लगते हैं, थोड़ा अपना एरिया को ग्रोथ कर देते हैं, जिस वजह से महिलाओं का कमर जो है नर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होते हैं। इस अवस्था में जांघ की बाल तथा एक्सिलरी हेयर आने लगते हैं। इस अवस्था पे जब प्यूबर्टी आते हैं फीमेल में तो उसमें उसके देखिएगा हेयर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल हेयर बॉडी के सर के पास छोड़कर और अदर अदर जगह पे जैसे जांघ की बाल हो गए। और एक्सिलरी हेयर कहते हैं जब हम लोग को जो आर्म होते हैं, आर्म के पास जो हेयर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सिलरी हेयर। इस अवस्था में महिला की कंठ नर की कंठ की तुलना में बड़ा छोटा होता है जिस कारण महिला की आवाज मधुर उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कि महिला मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं कि कुछ एक एज आ जाते हैं। अभी का ही एज आप देख सकते हैं कि मेल का आवाज़ थोड़ा मोटा और भारी भारी सा आता है और फीमेल का आवाज़ काफ़ी मधुर और सुरीला आते हैं। इसका वजह यह है कि मेल का जो होते हैं कंठ देखिएगा थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, तो उन लोगों का कंठ थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है फीमेल के कंपैरिजन में। तो इस वजह से मेल का आवाज़ थोड़ा भारी भारी उत्पन्न होते हैं और फीमेल का आवाज़ मधुर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कंठ कम ग्रोथ कर पाते हैं। तो समझ पाए ये थे महिला में यौवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। कल हम लोग बात किए थे कि नर के यौवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब एक शब्द है प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये दोनों में क्या अंतर होते हैं, कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नर में प्राइमरी सेक्स हार्मोन और ऑर्गन का नाम लिखे या प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखे या द्वितीय लैंगिक अंग का नाम लिखे। ये कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होते हैं। यह प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, यह युग्मक का निर्माण तथा लैंगिक हार्मोन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि प्राथमिक लैंगिक अंग शरीर में ये बचपन से जन्म से ही उपस्थित होते हैं और ये ही अंग जो हैं युग्मक का भी निर्माण करते हैं और जो हार्मोन प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं उस हार्मोन को भी यही स्राव करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं,
वो क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है इस हार्मोन को परिपक्व करते हैं और उसको गति प्रदान करते हैं। ये सिर्फ इनका प्राथमिक लैंगिक अंग का काम है कि हार्मोन का स्राव करना, और द्वितीय का काम है उसको गति प्रदान करना और भोजन प्रदान करना। देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को जनेंद्रियां या फिर गोनेट्स भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार इसको जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना कहकर गोनेट्स टर्म का भी प्रयोग करते हैं, तो इसको गोनेट्स भी कहते हैं। किसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। नर में वृषण, टेस्टिस तथा मादा में अंडाशय, ओवरी प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो लैंगिक प्राथमिक लैंगिक अंग, आपको देखिए ये पूछे थे अभी क्वेश्चन कि नर तथा मादा में लैंगिक अंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होंगे? टेस्टिस। मादा का ओवरी, जिसको अंडाशय और वृषण बोलते हैं नर में। टेस्टिस जो है क्या क्या स्राव करते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार है नर में, और स्पर्म जो प्रजनन के लिए जिम्मेवार है। और मादा में एस्ट्रोजन जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार है, ओवम जो प्रजनन के लिए जिम्मेवार है। तो ये प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसका नाम है टेस्टिस और ओवरी। अब क्वेश्चन अगर आते भी है एग्जाम में 1 मार्क्स का कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, तो टेस्टिस, इन फीमेल ओवरी। हार्मोन कौन कौन सा स्राव करते हैं? तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं, और स्पर्म जो प्रजनन के लिए जिम्मेवार होते हैं। ओवरी एस्ट्रोजन जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं, ओवम जो प्रजनन के लिए जिम्मेवार होते हैं। ये है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय लैंगिक अंग, तो इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग द्वितीय लैंगिक अंग पर बात करते हैं। द्वितीय लैंगिक अंग की बात करते हैं। प्राइमरी लैंगिक अंग को हम लोग समझे अभी। अब द्वितीय लैंगिक अंग क्या है? एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि नर में द्वितीय लैंगिक अंग का नाम लिखे या मादा में द्वितीय लैंगिक अंग का नाम लिखे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। द्वितीय लैंगिक अंग का एक और नाम है सहायक लैंगिक अंग, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ये इसका काम क्या है पता है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है कि वो युग्मक का निर्माण करेंगे और लैंगिक हार्मोन का निर्माण करेंगे, और द्वितीय लैंगिक अंग क्या करेंगे? उसको पोषण प्रदान करेंगे, परिवहन प्रदान करेंगे, गति प्रदान करेंगे, जहाँ से निर्माण होंगे वो दूसरी जगह जाए उसके लिए वो गति देंगे। और तीसरा परिपक्व, उसको मैच्योर करेंगे। ये तीनों काम कौन करेंगे? द्वितीय लैंगिक अंग। मतलब ये सहायक है, देखिए इसीलिए इसका नाम रखा गया सहायक लैंगिक अंग। मतलब ये प्राइमरी सेक्स और हार्मोन को हेल्प करता है किसमें? फूड में न्यूट्रिशन के लिए, मूवमेंट के लिए तथा परिपक्व के लिए, मैच्योरिटी के लिए। नर तथा मादा के द्वितीय लैंगिक अंग दोनों के बारे में, दोनों का लैंगिक अंग का नाम क्या क्या है? द्वितीय लैंगिक अंग, उसके बारे में समझते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में हम लोग समझे। प्राथमिक लैंगिक अंग नर में टेस्टिस होते हैं, वृषण, और मादा में अंडाशय ओवरी होते हैं। तो द्वितीय लैंगिक अंग का नाम आप देखते हैं। तो नर में द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं? अधिवृषण, एपिडाइडमिस। दूसरा है शुक्रवाहक, वहस डिफरेंस। तीसरा है पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। चौथा है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। और लास्ट है शीशन, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। ये पांचों का पांचों क्या है? नर के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। मादा में देखते हैं अंडवाहिनी, ओविडक्ट। गर्भाशय, यूट्रस। योनि, वैगिना। स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अंग का नाम जाने। अभी जैसे हम लोग टेस्टिस का नाम समझें, टेस्टिस होते क्या है वो समझें कि वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, बट वो दिखते कैसे हैं, उनका फंक्शन वो कैसे करते हैं, पूरा डिटेल के साथ एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पर बात करेंगे। तो यहाँ तक सारा इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे।